सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चे घर पर अच्छी तरह से पढ़ते होंगे, है ना। तो हमने एक कहानी पढ़ी थी अगले वीडियो में। आपको पता है बच्चे कहानी कौन सी थी? बहुत अच्छा, आप सभी को पता है कि यह कहानी थी सच्चा हीरा। जो चार औरतें थी वो अपने अपने बच्चे के बारे में बात करती थी। चौथी स्त्री का बेटा है, चौथी स्त्री जो है अपने बेटे के बारे में कुछ भी बताती नहीं है। तो आपको पता है कि किसका बेटा है चारों औरतों में? वह कौन सा बेटा है? वह सच्चा हीरा है। तो हमने कहानी तो अच्छी तरह से समझी थी। हमें यह भी पता है कि चौथी स्त्री का जो बेटा है वह सच्चा हीरा है। तो अब हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में समझेंगे। एक कहानी भी है, शब्दकोश के क्रम भी है और बहुत कुछ व्याकरण भी है। तो आज हम पढ़ेंगे इस अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में। अच्छी तरह से आपको समझना है। आपका अभ्यास का आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 है, सच्चा हीरा। उसका पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? बहुत अच्छा है प्रश्न। आप सभी बच्चे ने अगले वीडियो में कहानी अच्छी तरह से समझी होगी, तो यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं सभी बच्चों को यह प्रश्न समझाती हूँ। सभी बच्चों का ध्यान इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझना है। चौथी स्त्री का बेटा न गायक था न भींसा बलवान था। वो बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। उसे किसी तरह का अहंकार भी नहीं था और तीनों बेटों में से सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माँ की ओर देखा नहीं, पर जो चौथी स्त्री का जो बेटा है अपनी माँ को देखकर उसके पास गया और उसके माथे पे जो सिर का घड़ा रखा था वो अपने आप ले लिया। इससे पता चलता है कि चौथी स्त्री का जो बेटा है न गायक था, न भीमसा बलवान था, न बृहस्पति का अवतार था, पर उसमें इतनी तो समझ थी कि मेरी जो माँ है मेरे सामने खड़ी है, वह बहुत सिर पर घड़ा लेकर जा रही है, तो मैं एक घड़ा लेकर अपने सिर पर रखकर अपने घर पहुंचा दो। ऐसे संस्कार दिखाते हैं चौथी स्त्री का बेटा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि चौथी स्त्री का जो बेटा है वह सच्चा हीरा है। आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न आप देखिए कि अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? वाह, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी की बच्चों को भी अच्छी तरह से लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अपने आप अभी तो आप घर पर ही है ना, आप तो बहुत सारे काम करते होंगे, है ना। मैं तो जानती हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरह से काम करते हैं। घर पे रहकर आप अपने माता पिता को किस तरह से काम में मदद करते हैं? यह प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना है। मैं बाजार से चीजें खरीद लाती हूँ या लाता हूँ। इन चीजों में साग सब्जी, दवाएं, फल, अन्य वस्तुएं भी होती हैं। छाछ या दूध लेने में जाता हूँ। घर की सफाई में मदद करती हूँ। झाड़ू पोछा जो है उसके में मदद करती हूँ। बर्तन भी अपनी मम्मी को साफ कर देती हूँ। घर में अनेक कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ। घर के बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोता ही नहीं है, बहुत सारे बाजार से भी चीजें लानी पड़ती है। तो ये सारी चीज जो काम है मैं अच्छी तरह से करती हूँ और अपने मम्मी को घर के काम में मदद करती हूँ। तीसरा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी जो है सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आदमी कब सच्चा हीरा बन जाता है। अपने आप बन जाता है, मेहनत से बन जाता है, या कुछ ऐसा काम करता है कि इससे वह सच्चा हीरा बन जाता है। मैं आपको समझाती हूँ कि आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, पर उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। ज्ञान और गुण होना अच्छी बात है, पर वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो यह व्यर्थ है। बहुत सारे पंडित होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, सभा में देते हैं, किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा भी देते, पर यही ज्ञान यह व्यक्ति अपने आचरण में नहीं लेता है तो क्या होता है? आपने देखा था ना
कि जो फूल तोड़ने वाला व्यक्ति दूसरे को कहता है कि फूल तोड़ना मना है और स्वयं ही फूल तोड़ना है, तो उसके ये गुण अपने आचरण में नहीं लिया। इस प्रकार एक दादा है अपने पोते को समझाता है कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, और दादा ही गलत ढंग से काम करते हैं। तो ये ज्ञान जो है किस बात का, जो ज्ञान है अगर आपके आचरण में अच्छी तरह से देने से पहले लोगे तभी ज्ञान प्रभावित होगा। ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता है। अपने ज्ञान को कर्म में उतारकर उसे सफल बनाया जा सकता है। अपने पास जो ज्ञान है उसे कर्म पर उतारकर आप सफल हो सकते हैं। इस ज्ञान को आप यदि अपने आचरण में लेते हैं तभी आप सफल हो पाते हैं। आपने देखा, मैं आपको बताती हूँ कि कभी बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ, पर मैं ही स्वयं ही झूठ बोलूं तो मेरा ये ज्ञान है वह व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। इसीलिए सभी बच्चों को पास जो भी ज्ञान है, जो भी आपके पास अच्छा बुरा ज्ञान है, अच्छाइयां है आपके पास, वो अपने आचरण में उतारनी है और सीखना है। तभी आप सच्चा हीरा यानी कि सच्चा आदमी बन सकता है। आदमी है वो सच्चा हीरा बन सकता है। आगे का 3 प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न 1 के 3 प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आपका प्रश्न 2 है, आप अच्छी तरह से समझिए कि निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला शब्द, तो आपको पता है कि एक शब्द के बाद तुरंत दूसरा शब्द कौन सा आएगा। आपको शब्दकोश के क्रम अच्छी तरह से समझ में आएंगे तभी आपको इसके क्रम के बारे में समझ में आएगी। मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ मैंने 2 लिखे, बपोती, व्यथा, नियति, प्रतिभा और शौर्य। तो इन सारे शब्दों को बच्चे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ना है। तो उसमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा यह आपकी दिमाग में अच्छी तरह से पहले आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले स्वर आएगा, स्वर के बाद व्यंजन। तो स्वर कौन है आपको पता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ये जो शब्द है वह स्वर के हैं। स्वर के बाद व्यंजन आता है जो क, ख, ग, घ, च से नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि आपको पहले शब्द के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ कौन सा शब्द है वो स्वर का है। तो यहाँ आपने देखा कि कोई भी शब्द स्वर का नहीं है, तो अब कौन सी बारी आएगी? व्यंजन की। तो व्यंजन में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? नियति। क्यों नियति आएगी? न के बाद को आएगा, इसलिए सबसे पहले आएगा नियति। और उसके बाद आएगा प्रतिभा, और उसके बाद आएगा कौन सा आएगा? व्यथा आएगा या बपोती आएगा। क के बाद कौन सा शब्द आएगा? क, ख और ब। तो ब वाला शब्द है बपोती, यह शब्द आएगा। और उसके बाद आएगा व्यथा और शौर्य। तो ये है आपका हुआ शब्दकोश का क्रम। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले स्वर के शब्द आएंगे और उसके बाद तुरंत व्यंजन के शब्द आएंगे। व्यंजन के शब्द लिखने में भी आपको अच्छी तरह से समझना है कि जो क, ख, ग है, जो कक्का है, आपके मन में आपको बोलना है। उसके बाद आपको शब्द लिखना है। मैंने लिखा कि नियति, न के बाद कौन आता है? प। तो मैंने यहाँ प्रतिभा वाला शब्द लिखा। प के बाद ख और ब आएगा, तो ब वाला ब, प, म, य, र, ल, व। तो क्या आएगा? व्यथा। और उसके बाद आएगा शौर्य। यह समझ में आ गया। और आपको देखना है ये दूसरा शब्दकोश का क्रम, उसमें है रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान और अमन। तो हमें पहले स्वर मालूम होना चाहिए।
कि स्वर क्या है। तो स्वर में से हमें देखना है कि यहाँ अमन और उद्यान दोनों शब्द जो है वह स्वर के हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले अमन आएगा या उद्यान आएगा। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अमन आएगा। क्यों? क्योंकि अ आ ई उ, तो सबसे पहले आएगा अमन। तो यहाँ आपको लिखना है अच्छी तरह अमन। यहाँ सभी बच्चे अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। उसके बाद आएगा उद्यान। अब क्या आएगा? क्षमा। आप सभी बच्चे को ऐसा लगा कि क्षमा टीचर ने क्यों लिखा? क्योंकि जो क्ष है वो क से जुड़ा हुआ है, क और क्ष, એટલે क वाला शब्द क्ष की लाइन में आता है और क्ष वाला क की लाइन में। यह हमें लिखना है क्षमा, अच्छी तरह से लिखना है क्षमा। और उसके बाद में क्या आएगा? र वाला शब्द या ब वाला। तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि र ल व श ब प न प। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? बा वाला या र वाला? आपको पता चलता होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? कक्का आपके मन में बोला, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ न प फ ब भ। तो ब आएगा। कौन आएगा? ब। और उसके बाद आएगा र, रुचि। तो यह हुआ आपका कक्का वाले का यानी कि शब्दकोश का क्रम। अब आपको सभी को अच्छा लगता है, एक कहानी है कनकपुर देश के राजा की, बहुत अच्छी कहानी है। मैंने यहाँ लिखा है उसके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, यह आपको देखना है कि राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बुड्ढे की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनना, राजा का कुर्ता खोजने जाना और मेहनती किसान को देखना और सुख का राज समझना। यह क्या है हमारे बच्चे की? यह कौन सी कहानी है? परिश्रम का फल। जब हम कोई मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हमको फल मिलेगा। मेहनत और परिश्रम के बिना हमें आसानी से फल नहीं मिलते हैं। तो ये कहानी है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ कि कहानी में क्या है। चंद्रपुर है यानी कि कनकपुर लिख के, चंद्रपुर लिख के आपको जिस गांव का नाम लिखना है लिख सकते हैं कि चंद्रपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा सुखी संपन्न राजा रहता था। बहुत उसका जो राज्य का कामकाज है अच्छी तरह से चलता था। पर एक बार है वो राजा बहुत ही बीमार पड़ गया। बहुत सारे देश विदेश से यानी कि आसपास के गांव से वैद्य बुलाए गए और जो वैद्य है वह राजा का जो इलाज है वह नहीं कर पाए। फिर एक बुढ़े वैद्य है, उसने एक बुढ़े व्यक्ति की सलाह लेने के लिए कहा कि किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह ले। वैद्य का बहुत ही किया इलाज, पर जो राजा है वह ठीक ही नहीं होता है। उसके दिन पर दिन उसकी तबीयत ही बिगड़ जाती थी। फिर क्या हुआ? एक बुढ़े व्यक्ति ने उसे सलाह की। क्या सलाह दी? कि राजा अगर तुम कुछ किसी सूखे व्यक्ति के कुर्ते को पहन लो तो आप ठीक हो सकते हो। सूखी व्यक्ति का कुर्ता पहनने से ठीक हो जाएगा? राजा ने कहा कि मैंने तो इतने सारे इलाज किया, तो एक इलाज में और कर दूं। तो इसीलिए जो राजा है वह नगर में ढूंढता सभी व्यक्ति को पूछता है, आप सुखी हो, आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप दुखी हो। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ के राजा तो थक जाता है, बहुत दूर दूर जाता है, खेत पे पहुंच जाता है। खेत में एक किसान जो है वह मजे से अपना खलिहान को देखता था और उसकी कटाई भी करता था। राजा उसके पास गया, उसे प्रश्न पूछता है कि क्या किसान आप सुखी हो? किसान तो अच्छी तरह जवाब देता है कि हाँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे तो कोई बात का दुख नहीं है। राजा खुश हो गया क्योंकि उसे तो क्या चाहता था? सुखी व्यक्ति का कुर्ता। पर जो किसान है उसे तो केवल धोती ही पहनी थी, कुर्ता पहना नहीं था। तब राजा को इस बात से समझ में आ गया
कि ये जो इतना ताप है, इतनी गर्मी है, उसमें जो किसान है इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, फिर भी वो बोलता है कि मैं सुखी हूँ। तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो मेहनत या परिश्रम के बिना अगर हम कुछ खा कर तो बीमार पड़ जाते हैं। जो हम जिस तरह से खाना खाते हैं उस तरह से हमें खाना खाते हैं, इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चे? तो इसी प्रकार हमें अच्छी तरह से पढ़ना भी है। अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और आप मेहनत करेंगे तो आप अव्वल भी होंगे और आगे ही बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार राजा ने हमें यह समझाया कि राजा तुरंत समझ गया कि श्रम करने के कारण ही स्वस्थ रहेंगे। राजा ने परिश्रम करने का संकल्प कर लिया कि मैं आज से बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। राजा ने परिश्रम करना शुरू कर दिया और राजा ठीक हो गया। इसे किसी भी व्यक्ति का कुत्ता नहीं। जिस तरह बुढ़े व्यक्ति ने अच्छी सलाह राजा को दी कि राजा तुम बैठे बैठे बीमार पड़ गए हो, ऐसा कहते तो राजा को पसंद नहीं आता, इसलिए उसने बहुत अच्छी सी सलाह दी और इस सलाह का उपयोग राजा ने किया और राजा सुखी हो गया। तो इसका है सुख का रहस्य। इस कहानी का जो नाम है वह सुख का रहस्य है। इससे हमें क्या बोध मिलता है? इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से ही हम सुखी हो सकते हैं। आगे है निम्नलिखित कहानी का सारांश। आपको कोई कहानी दी जाए यानी कि कोई परिच्छेद दिया जाए तो उसका सारांश का मतलब क्या है आपको पता है? इसका सारांश की इस कहानी या जो ये परिच्छेद है उसमें सीखने लायक ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं तो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आने में, आपको जीवन में उपयोगी ऐसी 2, 3, 4 पंक्तियों को आपको ढूंढना है और इस फकरे का 1/3 जो भाग है वह आपको लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी भी है, पुराने जमाने की बात है। कनकपुर के देश के दरबारी की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी भी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। तो उसके हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा कि श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लगती है। दरबारी के प्रश्न के उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ और उसे आसानी से बता दिया कि यह जो आपके दाएं हाथ में है वह नकली है और बाएं हाथ में है वो असली है। तो आपको पता है बच्चे किसने किस तरह इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा? उसकी चतुर बुद्धि है। चतुर बुद्धि से उसने अच्छी तरह से दोनों गमले को देखा होगा और देखने के बाद उसे किस तरह से पता चलेगा कि यह कौन सा गमला नकली है और कौन सा असली है। तो इस प्रकार जांच करने में भी आपको अच्छी तरह से समझना किस प्रकार के उत्तर आपको देने हैं। आपने सारांश के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है आपका, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, कि मेरे बेटा तो लाखों में एक है। वह उसका जो कंठ है वह मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। पहली स्त्री ने बेटे ने उसने तो इतनी सारी प्रशंसा की कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा गाता है कि कोयल और मैना भी चुप हो जाते। क्या कोयल से भी अच्छा गाता है? तो लोग चुप हो जाते। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री है, उसने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? मैं आपको बताती हूँ। दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो भीमसा बलवान है, बड़े बड़े बहादुर लोग हैं
अखाड़े में उसे भी वह मारकर पछाड़ देता है। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उसने भी, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में अच्छी तरह से बताया कि वह आधुनिक युग का दिन है। क्या बताती है दूसरी स्त्री अपने बेटे को? क्या बताती है? वह आधुनिक युग का भीम है। बड़े बड़े बहादुरों को भी वह पछाड़ देता है। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री क्या बोलती है आपको पता है बच्चे? तीसरी स्त्री बताती है कि वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा जो भी पढ़ता है अच्छी तरह से याद कर लेता है। वह अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्कृत में श्लोकों को भी अच्छी तरह से पढ़ लेता है और मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। तीसरी स्त्री बताती है कि मेरे बेटे के कंठ में सरस्वती का निवास है। पहली स्त्री बताती है कि मेरा बेटा अच्छी तरह से गाता है और लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते हैं। दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है। तीसरी स्त्री क्या बोलती है? मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। जो भी पढ़ता है अच्छी तरह से याद कर लेता है। तो इस प्रकार तीनों स्त्रियों है वो अपने बेटे के बारे में अच्छी अच्छी प्रशंसा करती है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री है उसने अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी तरह से कहा कि मेरा बेटा है न गायक है न भीमसा बलवान है। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का है। किसी तरह का उसमें अहंकार नहीं है। तीनों बेटों के सिर पर पानी लिए घड़े की अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। पर चौथी स्त्री के जो बेटा है अपने माँ के सिर पर जो घड़ा रखा था अपने सिर पर लिया और घर की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार चौथी स्त्री का जो बेटा है उसने अपने बेटे के परिचय में इस प्रकार का नाम दिया। ये युक्ति कौन किसे कहता है ये आपको लिखना है। यही सच्चा हीरा है। यह वाक्य कौन बोलता है? वृद्ध महिला। कौन बोलती है? चारों औरतों के पीछे आने वाली वृद्ध महिला। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा लूं। तो ये वाक्य कौन बोलता है? चौथी स्त्री का बेटा। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह वाक्य कौन बोलता है? पहली स्त्री। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो यह कौन बोलती है? लाडला बेटा आ रहा है। तीसरी स्त्री बोलती है। तो इस प्रकार आपको कौन कौन सी युक्ति कौन बोलता है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि अब आपको सीखना है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये वर्तमान काल है कि मैं पढ़ा रही हूं। तो इस प्रकार वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने उसे फूल दिया। ये वाक्य आपने सुना, मैंने उसे फूल दिया, मैं बाजार जाता हूं। यह सब हूं, है, हो, रहा है, ये सभी जो वाक्य में आता है वो वर्तमान निर्देश करते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चूहे उछल कूद कर रहे थे, हम प्रयाग जाएंगे। तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वाक्य है वर्तमान काल का है कि जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल और जो क्रिया हो गई हो उसे भूतकाल कहते हैं। आपको इन दोनों में देखना है। क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं और जो क्रिया हो गई है अब क्रिया चालू नहीं है तो उसे भूतकाल कहते हैं। आप देखें, मीना कल मुंबई गई। मीना मुंबई पहुंच गई है। कब गई? कल गई। तो यह क्या हो गया? भूतकाल। हेमंत ने पत्र लिखा। हेमंत पत्र लिख रहा है ऐसा नहीं कहा।
हेमंत ने पत्र लिखा। तो ये क्या है? भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। आपको आसानी से पता चल गया है। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द है मैंने उसे फल दिए। तो ये फल दिए, तो ये क्या है? वर्तमान। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो ये है भूतकाल। हम पहले सूरत में रहते थे, तो ये वाक्य कौन सा हुआ? भूतकाल। और आपको इस प्रकार भूतकाल के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। क्रिया के जिस रूप में क्रिया होने वाली हो, अभी क्रिया करनी बाकी है, होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। देखिए, आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगी, लाएगा, ऐसे जो शब्द है इसे क्रिया होने वाली है ऐसा बोध करता है। अब्दुल कल आएगा, अब्दुल आया नहीं है, अब्दुल गया भी नहीं है, अब्दुल आएगा ऐसा कहा है हमको, आएगा। तो अभी क्रिया होने वाली है, हुई नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? भविष्यकाल। अभी आपको परीक्षा देनी है, बाकी है आपको परीक्षा देने, तो ये आपका भविष्य हुआ। लड़के शाम को खेलेंगे, लड़के अभी नहीं खेल रहे, उसने क्या कहा? शाम को खेलेंगे। तो शाम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अभी क्रिया होने वाली है इसी। तो इस प्रकार यह भविष्यकाल का बोध करेंगे। तो यहाँ माली बाग में से फूल चुनेगा, चुना नहीं है, चुनता भी नहीं है, चुनेगा। तो इस प्रकार आपको भविष्य के बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि रोशनी ने कहानी सुनाई। तो ये कौन सा वाक्य है? भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, तो इस वाक्य क्या बोध करता है? भविष्यकाल का। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूं, क्रिया चालू है, वर्तमान। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अनीता जो नामक जो लड़की है 7वीं कक्षा में अभी पढ़ती है, तो यह क्या हुआ? वर्तमान का। मैं किताबें खरीदूंगी, किताब खरीदी नहीं है, खरीदूंगी ऐसा वाक्य है, तो इस क्या बोध कराता है हमें? भविष्यकाल का। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, अभी बेटी पढ़ चुकी नहीं है, पढ़ेगी, लिखेंगी, फिर दुनिया को घूमने चाहती है, तो यह भविष्य बताता है। हरी रहीम से बात कर रहा था, कर रहा था। हरी और रहीम जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, तो उसके भूतकाल मालूम होता है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, पहले दर्द हो रहा था, अभी दर्द होता नहीं है, तो इस प्रकार भूतकाल का परिचय होता है। वर्तमान काल में आप उदाहरण देखेंगे, तो यहाँ देखें वर्तमान काल। वर्तमान काल है, उसमें मैं एक वाक्य लिखती हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये वर्तमान काल है। अब मैं इसमें भूतकाल का मैं किस प्रकार लिखूंगी? आप देखिए, भूतकाल मैं खेलता था, मैं खेलता था, तो ये क्या हुआ? भूतकाल का। तीसरा है भविष्यकाल। यहाँ देखिए बच्चे, अच्छी तरह से आपको समझना है। भविष्यकाल, मैं खेलूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा मैं खेलूंगा, तो यह है आपका भूतकाल। सभी बच्चे को अच्छी तरह से पता चल गया कि यह जो है खेलता है, ये खेलता था, और मैं खेलूंगा, अभी खेलना नहीं चाहता है, खेलूंगा। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के दोनों में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपको क्या करना है? आपकी जो कहानी है 3 सच्चा हीरा,
वो आपको अच्छी तरह से पाठ्य पुस्तक में पढ़नी है। मैंने आपको अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा दिए हैं। विकल्प के रूप में आपको पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से उसके उत्तर भी देने हैं कि कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं, जगत, टेकरी या बावड़ी। तो आपको बताना है जगत। देवताओं के गुरु कौन है, वनस्पति, वाचस्पति या बृहस्पति। तो आपको बताना है बृहस्पति। देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति है। विद्या की देवी सरस्वती। प्रकृति का शब्द क्या है, स्वभाव। प्रकृति यानी कि स्वभाव। चारों ओर के पीछे आने वाली महिला कौन थी बच्चे, अच्छे से समझना, वृद्धा, माजी। वृद्धा थी, कौन थी, वृद्धा। कोई पांचवी औरत नहीं थी। चारों औरतों के पीछे आने वाली जो महिला थी वह वृद्धा थी। पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, नील। बातचीत करते करते बात किस प्रकार आ गई, बेटों पर। लोग बड़े खाली जगह से उसके गीत सुनते थे चाव से। वह आधुनिक युग का भीम था। मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार बृहस्पति। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखने लगी। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से विकल्प का, रिक्त स्थान की पूर्ति का, विधान का, प्रश्न का अच्छी तरह से आपको उत्तर लिखना है। सभी बच्चों को इन तीनों पाठों के जो वीडियो है अच्छी तरह से देखकर, समझकर आपकी परीक्षा में यहाँ से जो पेपर भेजे जाएंगे आपके व्हाट्सएप में, वह आपको घर पे रहकर बिना किसी पे देख के अच्छे से पढ़कर अच्छी तरह से आपको लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको होमवर्क है, उसमें हिंदी पाठ 3 है, कहानी के रूप में है। इस कहानी में अभ्यास और स्वाध्याय का जो है आपको नोटबुक में लिखना है। सभी बच्चे अच्छी तरह से आपकी नोटबुक पे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखोगे।